वहाँ पे ये भी ऑप्शन होता है कि आप उसे चेंज कर सकते हैं ना। पर ये सारी प्रोसेस जो है टाइम टेकिंग होती है, और यहाँ पर अगर आप फंसोगे तो सिर्फ इसमें फंसोगे कि आपका समय लग गया ज़्यादा, है ना। अगर कोई भी बच्चा नॉर्मली, अब मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन किस किस तरह के होते हैं, तो किसी भी लैंग्वेज के 3 कंपोनेंट हैं। पहला जो है, जो कि सबसे फाउंडेशन होता है, दैट इज ग्रामर। ग्रामर में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3 साल में, उसमें से है वॉइस के बारे में सुने हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना, पढ़ा होगा आप सब लोगों ने, हर लोग ये पढ़े होते हैं। उसके बाद स्पीच होता है, जिसे हम लोग नरेशन भी कहते हैं, है ना, वॉइस, स्पीच। उसके बाद कुछ कुछ जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, इन सब के कुछ बेसिक जो है आर्टिकल्स वगैरह, इन सब के यूज से रिलेटेड रहते हैं। इस 50 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ से रहेंगे, है ना, 15 के अराउंड 15 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। दूसरा जो है वो होता है वर्बल, दैट इज़ वोकैबलरी। यहाँ पर इसके क्वेश्चंस कम रहते हैं। डायरेक्ट वोकैबलरी के क्वेश्चंस मोस्टली जो आपको आएंगे वो ईडियम्स से आएगा। 1-2 क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको एक वर्ड दे दिया गया होता है और कहा जाता है बताओ इसका मीनिंग क्या है ना। मोस्टली जो यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे वो ईडियम्स रहेंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक मुझे लगता है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज होने की संभावना है, वो है कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस। इसमें एनीवेयर 15 के अराउंड 15 क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चंस इसमें भी रहते हैं। अब ये है पूरा पैटर्न। मैं जो आपको कराऊंगा ये वाली पार्ट कराऊंगा, और कुछ कुछ ईडियम्स का कराऊंगा, ठीक है। ग्रामर जो है वो आपको मैम कराएंगी, और कुछ कुछ वर्बल का पार्ट वो कराएंगी। सो कुल मिलाकर के हम लोगों को जो मेरा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि आप कॉम्प्रिहेंशंस को अच्छे से बना पाएँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पैटर्न को आई थिंक आपने आप समझ लिए होंगे कि किस पर कितना फोकस करना है। वर्बल एबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत मुश्किल होता है बिल्ड करना, क्योंकि ये आपका स्कूल में बिल्ड होता है। आप यहाँ पर आकर के सोचोगे कि हम ढेर सारे वर्ड्स याद कर ले, ईडियम्स याद कर ले, पॉसिबल नहीं है ना। और लेकिन हाँ, आप इन दोनों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, यहाँ पर और यहाँ पर सबसे ज़्यादा। हालांकि ईडियम्स भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बट चांसेस कम हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी आप जितना जानते हो, मान लो अभी आप इस लेवल पे हो, तो अगले 1.5 महीने में आप अपने आप को थोड़ा सा ऊपर कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर आप अगर बहुत नीचे हो तो बहुत ऊपर अपने आप को कर सकते हो, और यहाँ पर भी आप बहुत ऊपर कर सकते हो। तो आपके अंदर जो आपको फोकस करना है वो इस पर और उस पर करना है। आप लोगों को स्क्रीन पे विजुअल है क्वेश्चन। अब ये है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मली देखो कुछ कुछ चीज़ें जो है, चूँकि हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि आप लैंग्वेज में आप पढ़ करके आए हो। ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज में आपको बिल्कुल, जो आपके लिए जो बिल्कुल नई चीज़ है वो है आपका जनरल टेस्ट, ठीक है, जिसके बारे में हो सकता है आपको बहुत ही कम आइडिया हो। लैंग्वेज में बेसिकली थोड़ा बहुत हम सबको आइडिया रहता है। पैसेज, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, और हर पैराग्राफ पे 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 से 6। अब देखो पिछले स्लाइड में हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन के लिए आपके पास कितना सेकंड का टाइम होता है, लगभग 40 सेकंड। 6 क्वेश्चन है तो कितने सेकंड्स हुए? 4 मिनट, 4 मिनट, चलो 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया आपको, 5 मिनट। क्या 5 मिनट में ये पैसेज को पढ़ करके और इसके पैराग्राफ और इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ करके, और फिर ये क्या हो गया? एक सेकेंड। इस पूरे पैसेज को पढ़ करके आपके पास टाइम है, जिस 5 मिनट में आप इसके 5 क्वेश्चंस को आंसर करना, ये आसान काम नहीं है ना, डिफ़िकल्ट है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या स्किल की, कैसे इसको करेंगे, अगर आप सही से प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पैसेज को आप एक बार देखिए। लगभग ये 300 टू 350 वर्ड्स हैं इसमें। कितने वर्ड्स हैं? 300 से 350 वर्ड, ठीक है।
आपके सारे पैसेज में यही एवरेज रहेगा 350 300 to 350 वर्ड्स का एक पैसेज दिया हुआ होगा। अब इसके बेस्ड कितने क्वेश्चंस हैं? पहला क्वेश्चन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 क्वेश्चंस इस पहले पैसेज पर बेस्ड है। हमने 6 क्वेश्चन जोड़ा था और आपको 4 मिनट के बाद 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया था, एक क्वेश्चन कम हो गया, आपके पास 4 मिनट का टाइम है, 4-5 मिनट में इसको करना होता है, ठीक है। अब इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप अपने पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करिए जो क्वेश्चन आपके लिए बनाना आसान हो, ठीक है। तो एक बार ट्राई करेंगे, इस पैसेज को आप पढ़ेंगे। आप सब लोग को, जो लोग ऑनलाइन हैं, क्या आपको स्क्रीन पे पैसेज पूरा विजिबल है, पढ़ पा रहे हो? चलिए इसको पढ़िए एक बार, और नोट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको पता नहीं है इसके क्वेश्चंस क्या हैं। और मैंने आपको बताया कि आप पहले, ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन जाके देखेंगे कि अच्छा इस पैसेज का कौन कौन सा क्वेश्चन है और फिर उन क्वेश्चन को पहले हम पढ़ करके फिर पैसेज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको स्टार्ट करना है पैसेज पढ़ने से। तो आपको नोट करना है, इस पैसेज को आपको 3-4 मिनट में पढ़ करके, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन रिटेन करनी है। पैसेज के क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका फोकस, इसलिए मैं 3 मिनट तक चुप रहूँगा, आपको इसे पढ़ना है। जिनको भी ये स्क्रीन सही से विजिबल नहीं हो बताएंगे तो कुछ उपाय देखता हूँ, अगर कुछ कर सके तो। पढ़ लिए? सब लोगों का हो गया? अब आप इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पढ़ने का तरीका मैं दूसरा पैसेज में बताऊंगा, ताकि आपको डिफरेंस पता चल पाए कि जब आप अपने तरीके से पढ़े तो कितने क्वेश्चन सही हुए, और जब मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से पढ़ोगे तो क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन ऑफ कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज सॉल्व विद द इनिशिएटिव ऑफ विच? लोकल कम्युनिटीज। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स क्यों नहीं होगा? ओके, लोकल कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। किसी और को कुछ कहना है? आई थिंक डोंट रीड द पैसेज अब, क्योंकि आपके पास, जब अगर आप बार बार पैसेज रीड करोगे, मतलब आपको करना है, बट अब बताओ कि फॉरेस्ट ऑफिसर ने इनिशिएटिव लिया या लोकल कम्युनिटीज़ ने इनिशिएटिव लिया, क्या जो भी है। एक्चुअली अगर किसने इनिशिएटिव लिया? फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने। सो कितना, इस पैराग्राफ का पहला लाइन है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सपोर्टेड द विलेजर्स। क्लियर लिखा हुआ है ना? फॉरेस्ट और डिपार्टमेंट, दैट मीन्स कि फॉरेस्ट विभाग जो है, तो उसके ऑफिशियल, वही बात, सेम बात है, डिपार्टमेंट और ऑफिशियल सेम बात है। तो एक्चुअली फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने सपोर्ट किया है विलेजर्स को। इनिशिएटिव किसका है? विलेजर्स का। ये गलती होती है हमारी, है ना, जबकि ये बिल्कुल बीच का कहीं नहीं था। फर्स्ट, तीसरा या चौथा पैराग्राफ है, छोटा छोटे पैराग्राफ है, उसका स्टार्टिंग लाइन है, पर आपने इसको पढ़ा है लेकिन आप इसको भूल गए, है ना। सो यही प्रॉब्लम होता है, पैसेज जब हम पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन हम रिटेन नहीं कर पाते हैं। और मैं जो आपको सिखाऊंगा अगले कुछ क्लासेस में, इसी बात को कि कैसे पैसेज पढ़ करके हम उसके इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाएँ। ये उस तरीके का कहानी पढ़ने जैसा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। इस 4 मिनट का जो टाइम है आपके पास, या 3 मिनट, आपको पढ़ करके उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन नोट करने हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। रेवाड़ीज वेयर माइग्रेंट ग्रेजर्स, चलो ये सही है। थर्ड क्वेश्चन, the threat set by the migrants grazer helped in formation of, या वन सुरक्षा समिति, या फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी। आई थिंक ये वर्ड भी है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी।
है पैसेज में। चार वर्ड यहां पर जो आपको दिख रहे हैं ये चारों ऑप्शन में दिया गया है। 12 गांव की पंचायत, विच इन टर्न इनिशिएटेड भेड़ भगाओ आंदोलन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सपोर्टेड द विलेजर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी एंड वन सुरक्षा समिति। यही चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 12 गांव की पंचायत। ठीक है। सो यहां पर 12 गांव की पंचायत क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले दो अलग अलग बातें बताई गई है। सुनिए ध्यान से कि जब ये माइग्रेंट्स ग्रेजर जो उस गांव के जंगल में नुकसान कर रहे थे, तो आसपास के पंचायत गांव के लोगों ने एक कमिटी बनाई, एक ग्रुप काइंड ऑफ बनाया, है ना, एक चीज फॉर्म की जिसका नाम है 12 गांव की पंचायत। तो एक्चुअली एक तरह का क्या है, ग्रुप है, कमिटी है। और इस कमिटी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसके बारे में क्या कह रहा है, भेड़ भगाओ आंदोलन। सो दिस इज अ मूवमेंट, दिस इज अ मूवमेंट। फॉर्मेशन किसी कमिटी का होता है, किसी ग्रुप का होता है ना। मूवमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता, मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है आइदर बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ ग्रुप, है ना। मूवमेंट को एक इकलौता व्यक्ति कर सकता है या फिर पूरा समूह मिलकर कर सकता है। सो एक्चुअली फॉर्म क्या हुआ है, 12 गांव की पंचायत। दो और कमिटी फॉर्म हुई, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी और वन सुरक्षा समिति। एक्चुअली इसी का हिंदी में नाम है ये, ठीक है। बट यहां पर एंड दिया हुआ है, मतलब ये दो अलग अलग बता रहा है कि दो अलग अलग चीजें हैं जिसका फॉर्मेशन हुआ। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 12 गांव की पंचायत। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ऐसा नहीं है कि बड़ा ही आसान, जैसे आप बचपन में एक आप इस तरह के क्वेश्चन करते थे, है ना, या ऐसे पोएम में, प्रोज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आप ढूंढते हो कि अच्छा ये वर्ड कहाँ मिला, है ना। अभी ये चार ऑप्शन ऐसे रहते जिसमें से सिर्फ एक ऑप्शन इस पैराग्राफ में अगर डिस्कस किया हुआ होता तो आप डेफिनेटली आप सोचते नहीं, उसको मारते, है ना, कि अरे 12 गांव की पंचायत तो मैंने कहीं पढ़ा था, भेड़ भगाओ आंदोलन तो कहीं पैराग्राफ में दिया ही नहीं था, ना ही फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी था, ना ही वन सुरक्षा समिति था। एक ही चीज़ था, तो आपके लिए क्या हो जाता, बहुत ही आसान हो जाता, जैसे इससे पिछला वाला क्वेश्चन था, है ना। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आप जो है आपको कई सारे ऑप्शन आपको फैमिलियर लगेंगे क्योंकि वो पैराग्राफ में ऑलरेडी दिए हुए रहेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पीपल सपोर्टेड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू स्टॉप इलीगल फेलिंग एंड माइनिंग। चलो ये क्वेश्चन बताओ, वी कैन सेव आवर फॉरेस्ट बाय यूजिंग आवर रिसोर्सेज वाइजली। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये तीन जो है ये नेगेटिव वर्ड है, वाइजली जो है ये पॉजिटिव, तो अच्छे तरीके से उसको हमें समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस पैराग्राफ को आप में से कुछ लोगों ने फील किया होगा आसान, है ना, और वो लोग इसे आसान पैराग्राफ बताएंगे, इस पैसेज को आसान फील करेंगे जो सम काइंड ऑफ ये कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अवेयर होंगे। अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा, मतलब अगर आपने स्कूल में इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा या इस चीज़ के बारे में अगर आप नहीं पढ़े हो, बिल्कुल नया टॉपिक है, तो आप इसको डिफ़िकल्ट मानोगे ना। तो पैसेज जब भी हम पढ़ते हैं तो इस चीज़ का है कि अगर वो पैसेज आपने पहले से पढ़ रखा है, काइंड ऑफ उस तरह की कहानी या उस तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हो, तो वो आपके लिए आसान हो सकता है। अब दूसरा जो पैसेज है इसको मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा कि कैसे पैसेज को पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर पैसेज को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक व्यक्ति होता है जो पैसेज को बहुत रिसर्च करके पढ़ता है, और जनरली ऐसे पर्सन एग्जाम में सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं।
या लास्ट के क्वेश्चन जल्दीबाजी में ए बी सी डी कुछ लगा लगा करके निकल गया और नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। दूसरे व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, अच्छा अच्छा ऐसे देखा, ओके ओके, नो वन कुड अंडरस्टैंड, आफ्टर इंसॉल्वेंट देयर वाज वन, दे हैड गुड, क्वेश्चन पे चले जाते हैं ना। ये दोनों स्ट्रैटेजी गलत है। आपको करना क्या है, नॉर्मली एग्जाम में किस तरह से डिस्प्ले होता है, एग्जाम में डिस्प्ले होगा पूरा पैसेज, उसके नीचे क्वेश्चन, फिर करोगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही पैसेज आएगा और उसके नीचे डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर मैंने जो है पैसेज को बार बार रिपीट नहीं किया हर क्वेश्चन के साथ, बट आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन के साथ पैसेज रिपीट होगा। सेम पैसेज अलग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में ये पैसेज है मान लो, क्वेश्चन नंबर 5 में सेम पैसेज दिया होगा और उसके नीचे अलग क्वेश्चन होंगे। तो अगर 5 क्वेश्चन है एक पैसेज से तो 5 बार वो पैसेज रिपीट होगा, हर क्वेश्चन में पैसेज होगा, तो हर क्वेश्चन में उस पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमें ऐसा पढ़ना है कि हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाएं, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन का आंसर करने जाओगे आप एक बार पैसेज को फिर से रीड करोगे, और 5 बार पैसेज को रीड किए तो उसमें 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट चला जाएगा। आपके पास समय था 35 मिनट, और अगर स्टार्टिंग पैसेज बनाने से किए 2 पैसेज भी हैं तो पूरा समय ख़त्म हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फोकस पूरा होना चाहिए 100%। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको इससे बनाने हैं। नो वन कुड अंडरस्टैंड वेयर ही गॉट हिज मनी फ्रॉम, बट द पर्सन हु मार्वेल्ड मोस्ट at the dashing and luxurious life led by Alphonse was his friend and partner. अल्फोंस का नाम सुने हो? किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब ये पैसेज जो है ध्यान से समझना, इससे पहली वाली जो पैसेज थी वो एक जनरल नॉलेज बेस्ड पैसेज थी, कंजर्वेशन, फॉरेस्ट, आप कभी न कभी इस तरह की चीज़ें सुने होंगे, मूवमेंट, सीप, बहुत सारी चीज़ आपके लिए फैमिलियर था। बट ये पैसेज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पैसेज है, ये किसी जनरल नॉलेज की चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये इमोशंस के बारे में बात कर रहा है या फिर एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है। और ऐसे पैसेज जो हैं वो होते हैं थोड़े से मुश्किल, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल नया होगा, और आप देखोगे कि ऐसे पैसेज के आंसर करने में आप ज़्यादातर क्वेश्चन गलत करोगे अगर आप सही तरीके से इसको रीड करना नहीं सीखे तो। ठीक है, तो एक बार इसको पहले पूरा पढ़ते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको करेंगे। पूरा पढ़िए इसे एक बार। क्या है ये स्टोरी, डिफ़िकल्ट लगा पिछले वाले से? है थोड़ा सा? क्या है ये कहानी, कोई मुझे समझा पाएगा इस स्टोरी को? देखो पिछली वाली स्टोरी समझना कितना आसान थी, इसीलिए जनरल नॉलेज बेस्ड पैसेज जो हैं बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन एक स्टोरी की तरह है। ये स्टोरी की तरह नहीं है, जहाँ इमोशंस और काइंड ऑफ फिलोसफिकल चीज़ें शुरू होती है, वहाँ पर हमारा समझने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। कोई बता पाएगा कि क्या है ओवरऑल स्टोरी, कितना समझ में आया आपको? नहीं, बताइए नैन्सी। Okay, so which two people? ठीक है, अब बताओ स्टोरी क्या है उनकी। They were living a luxurious life, or only the Alphonse were living the luxurious life? All of them. They were connected to each other. Their mothers were cousins. And they went to the same school. ठीक है, सो कौन इसको समझा सकता है? और कुछ बेहतर बताओ। एक इसको अगर समराइज़ करना, देखो एक दो फ्रेंड्स के बारे में एक स्टोरी है, ठीक है। वो दोनों फ्रेंड्स जो हैं काफ़ी सिमिलर होते हैं विचार में, एंड क्यों सिमिलर हैं उसके बारे में बता रहा है क्योंकि वो एक साथ बड़े हुए हैं, दे हैड एज गुड एज ग्रोन अप टुगेदर, ठीक है। क्यों? देयर मदर्स वेयर कजन्स, है ना, उनकी मदर्स जो हैं वो भी आपस में कजन्स हैं। द फैमिली हैड लिव्ड नियर ईच अदर, घर भी उनका आसपास में है, सेम स्ट्रीट में, एंड इन अ सिटी लाइक पेरिस प्रॉक्सिमिटी इज एज इंपॉर्टेंट एज रिलेशनशिप इन प्रॉम्प्टिंग क्लोजनेस। क्या मतलब है इस सेंटेंस का?
रिलेशनशिप जो है, जब कोई दो व्यक्ति किसी रिलेशन से कनेक्टेड हो तो उनके बीच में क्लोजनेस रहती है ना। अब यहाँ पे कह रहा है प्रॉक्सिमिटी जो है वो भी एक तरह से क्लोजनेस को डिनोट करता है, बट इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या हुआ, लोकेशन वाइज दो बहुत ही क्लोज चीजें। तो ये कह रहा है, ये लाइन कह रहा है कि प्रॉक्सिमिटी जो है, आसपास रहना बिल्कुल उसी तरह है जैसे भाई भाई के साथ रहना, अपने परिवार के साथ रहना। तो अगर आपका पड़ोस में कोई रह रहा है तो वो आपका उतना ही क्लोज हो सकता है जितना क्लोज आपका कोई रिश्तेदार है। और हम लोग सब लोग अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि जो नेबर्स होते हैं, हालांकि अलग बात है कि ज़्यादातर टाइम वो गड़बड़ ही होते हैं, लेकिन अगर अच्छे हैं तो एक रिश्तेदार की तरह, एक फैमिली मेम्बर की तरह हो जाते हैं। मोर ओवर द बॉयज़ वेंट टू द सेम स्कूल, और दोनों बच्चे सेम स्कूल में पढ़ते थे। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है एक्चुअली। ये बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन होनी चाहिए अगर आप इसको एक क्रोनोलॉजिकली अरेंज करोगे तो, है ना। अगर ये स्टार्टिंग में होता तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता कि दो बच्चों के बारे में कहानी है जो आसपास में रहते थे, एक स्कूल में जाते थे। अब यहाँ पर इन दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट की। किसने? अल्फोंस और चार्ल्स ने। और दोनों की जो है लाइफ ठीक ठाक थी, है ना। बट यहाँ पर अल्फोंस की जो लाइफ थी, अल्फोंस वॉज नॉट दैट डिजर्विंग, या वो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करता था, है ना। और यही कारण है कि दोनों की पार्टनरशिप टूटी भी। आफ्टर दे डिजॉल्व देयर पार्टनरशिप, मोस्ट ऑफ द कस्टम एंड बेस्ट कनेक्शन पास्ड बाय डिग्री इनटू चार्ल्स हैंड। इसका क्या मतलब है? मोस्ट ऑफ द कस्टम एंड द बेस्ट कनेक्शन पास्ड बाय डिग्री इनटू चार्ल्स हैंड। Not exactly wealth. Custom denotes the customer or the system or the process of the company, है ना। हम लोग कहते हैं ना कंपनी का कल्चर या कंपनी के रिसोर्स, जो पूरी चीज़ें हैं वो चार्ल्स के पास आ गई, है ना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में कह रहा है, दिस वॉज नॉट बिकॉज ही इन एनी वे साउट टू रन काउंटर टू हिज फॉर्मर पार्टनर। मतलब ऐसा इसलिए नहीं हुआ, जैसे मान लो दो पार्टनर हैं और उन दोनों की पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई तो पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्सन पे आएगी, है ना। तो अब ये जो दूसरे पर्सन पे आती है, उसका कारण ये हो सकता है कि ये जो दूसरा पर्सन है वो पहले से एक षड्यंत्र रच रहा हो, है ना। पहले से एक चाल चल रहा हो कि भाई इसको किसी तरह से हटा दो, अब सारा पैसा मेरा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि चार्ल्स जो है वो उसको काउंटर नहीं कर रहा था, अपने फॉर्मर पार्टनर को काउंटर नहीं कर रहा था। ऑन द कॉन्ट्ररी, it arose simply from the fact that Charles was more capable man of the two. Charles was more capable, है ना। इसीलिए उस कंपनी की जो कस्टम और रिसोर्सेस है और जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो किसके पास आ गई? चार्ल्स के पास। क्यों आ गई? क्योंकि चार्ल्स was more capable. And as Alphonse had now to work on his own account, it was soon clear to anyone who observed him closely that in spite of his promptitude, his amiability and his prepossessing appearance, he was not fit to be at the head of an independent business. अब दोनों की पार्टनरशिप खत्म हो गई। जो पुरानी कंपनी थी वो सारा किसके पास आ गई? चार्ल्स के पास। क्योंकि अल्फोंस उसका हेड भले ही था, लेकिन सारा मैनेजमेंट, सारी चीज़ें, स्टाफ, सब कौन देख रहा था? चार्ल्स देख रहा था, है ना। तो सारे एम्प्लॉयज़, सारी जो उसके क्लाइंट हैं, उसके कस्टमर हैं, सब चार्ल्स के पास आ गए। तो काइंड ऑफ जो ओल्ड कंपनी थी वो किसके पास आ गई? चार्ल्स के पास। अब अल्फोंस जो है अब खुद का अब अकेले रह गया, उसके पास सारे कस्टमर चले गए। लेकिन अल्फोंस के बारे में क्या कह रहा है कि जल्द ही ये क्लियर हो गया कि इन स्पाइट ऑफ हिज प्रॉम्प्टिट्यूड। प्रॉम्प्टिट्यूड क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट से मतलब निकालिए। पैसेज में ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। गुड लुक्स नहीं। एटीट्यूड शब्द सुना है ना। एटीट्यूड शब्द सुना है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? बिहेवियर, काइंड ऑफ बिहेवियर। और प्रॉम्प्ट का नाम सुना है? PROMPT।
आप में से अगर कोई कंप्यूटर सीखा होगा, है ना, अगर कंप्यूटर पढ़ा होगा, उसको पता है प्रॉम्प्ट देना बहुत जगह यूज़ है। कमांड होता है, और कमांड क्या होता है? इनिशिएट करना, है ना। तो प्रॉम्प्टिट्यूड जो एक ऐसी बिहेवियर है जिसे हम लोग कहते हैं इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति, है ना। 5 लोग बैठे हुए हैं, सबको प्यास लगा हुआ है, कोई उठ के पानी लाने जा नहीं रहा, तो एक व्यक्ति उसमें होता है, अच्छा सबको लगा हुआ है, रुको मैं लेके आता हूँ, है ना। वो है प्रॉम्प्टिट्यूड। देखो इस वर्ड का मतलब मुझे भी मान लो आपको नहीं पता, लेकिन निकाल सकते हो, कॉन्टेक्स्ट से निकाल सकते हो, और इस तरीके से निकाल सकते हो। तो अगले कुछ क्लासेस में हम लोग इन्हीं सारे टेक्निक को सीखेंगे कि कैसे हम लोग उन चीज़ों का भी मतलब समझे जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है ना। जिस भी तरीके से आप आए हो, जितना भी पढ़ के आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसेज के क्वेश्चंस तुम्हारे गलत नहीं होंगे, और बहुत सारे वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, है ना। ग्रामर थोड़े बहुत रटने की चीज़ है, थोड़ी याद होनी चाहिए, है ना, कि दे के साथ आर लगेगा या इज लगेगा, ही के साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका मोस्टली इंग्लिश में आप समझ लो 200 मार्क्स में से 180 मार्क्स 190 मार्क्स स्कोर करना मुश्किल काम नहीं है। 400 इसमें टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 200 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इसमें। 200 मार्क्स में से अगर आप 180 या 190 ले आते हो तो आपके 100 परसेंटाइल लगभग हो जाएंगे। 180 से प्लस में आपका 94-95 परसेंटाइल हो जाएगा, है ना। और अगर 200 में 200 आ गया तो फिर मजा ही है। आ सकता है आपको। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको ग्रामर के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें आप पढ़े हुए, हर व्यक्ति पढ़ा होता है, शुरुआत तो ग्रामर से ही होती है। थोड़े याद करने पड़ेंगे, कुछ कुछ रूल्स वगैरह भूल गए होगे कि एक्टिव को पैसिव कैसे बनाना है ना। तो वो रूल्स को थोड़े बहुत एक बार, और क्वेश्चन ग्रामर के बहुत आसान होते हैं, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा ना। जो आपके लिए नई चीज़ होगी ये वाली नई चीज़, और कुछ ईडियम्स, कुछ फ्रेजेज जो वर्बल, बहुत सारे नए वर्ड, उसका मतलब निकालने सिखा दूंगा। इसका मतलब क्या है? एमिएबिलिटी, फ्रेंडली नेचर। श्योर हो या ऐसे ही गेस कर रहे हो? 50-50 किसी को पता है? आप सबको पता है, सबको पता है। हमें पैसेज वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट वर्ड का क्या मतलब है जानने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं आपको बताता हूं बिना इन वर्ड्स के भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। यहां पे आप समझ रहे हो कि एज एल्फोंस हैड नाउ टू वर्क ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब उसको खुद ही काम करना था। इट वॉज सून क्लियर टू एनी वन हु ऑब्जर्व हिम, मतलब जो भी लोग उसको देख रहे थे, उसके आसपास थे, उनको जल्दी ही ये बात क्लियर हो गया क्या? दैट इन स्पाइट ऑफ हिज दिस नेचर ही वॉज नॉट फिट टू बी द हेड ऑफ बिजनेस। जो लोग अल्फोंस को देख रहे थे उनको जल्दी ये बात पता चल गया कि भले ही उसके पास ये चीजें हों, लेकिन वो हेड बनने के लिए सही पर्सन नहीं है। मतलब उसके पास जो चीजें हैं, दैट मीन्स वो सारी पॉजिटिव चीजें के बारे में बात कर रहा है ना। आप किसी व्यक्ति को बोलोगे, आपने अपने स्कूल में क्रिकेट या कोई गेम खेला होगा, आप कई बार ऐसा कहते हैं ना कि भले ही उसके पास लीडरशिप क्वालिटी हो, वो सबसे बढ़िया कैच पकड़ता हो, सबसे बढ़िया क्रिकेट बैटिंग करता हो, लेकिन फिर भी वो कैप्टन बनने के लायक नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दीज गुड क्वालिटीज, है ना, ही इज नॉट सुटेबल फॉर दिस रोल। मतलब कुछ ना कुछ उसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, और हर व्यक्ति में होती हैं। यहां पर शॉर्ट कमिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, बस ये 3 पॉजिटिव उसकी क्वालिटीज बताई गई हैं। सो इतना तो आपको पता होगा, ये कुछ ना कुछ है जो एल्फोंस की बड़ाई है, और बड़ाई अच्छी चीज ही होती है ना, ठीक है। प्रॉम्प्टिट्यूड में हमने देखा कि आपको यहां पर एक क्लू मिल रहा था कि ये एटीट्यूड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एटीट्यूड से, है ना। एमिएबिलिटी जो है एक काइंड ऑफ एबिलिटी है। ये इसमें एक वर्ड है क्या? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्षमता। तो एमिएबिलिटी जो है वो सम काइंड ऑफ कुछ तो क्षमता से ही रिलेटेड होगा। बिल्कुल सही।
है ना। सो ये ऐसी एबिलिटी है जो दोस्तनुमा माहौल बना के रखने का ना, फ्रेंडली। बहुत लोग होते हैं ना, जैसे मिलते हैं, अरे गले मिल गया भाई, कितने कितने दिन बाद मिले, भले ही वो अंदर से तुम्हें नहीं चाह रहे हो, बट उनका इंट्रैक्शन ऐसा होता है कि सामने वाले को लगता है कि अरे ये तो मेरा ही भाई है। हाँ, इमोशनल हो जाते हैं लोग। तो ये जो फ्रेंडली नेचर है ना, इसी को कहते हैं एमिएबिलिटी। एमी मीन्स होता है फ्रेंड्स, ठीक है, और एबिलिटी तो फ्रेंड बनाने की जो एबिलिटी है ना। मुंह में राम और बगल में छुरी, सुना है? तो ऐसा व्यक्ति भले ही वो दिल से तुम्हें चाह रहा हो नहीं चाह रहा हो, लेकिन जब वो बोलेगा तो तुम्हें लगेगा कि वाह कितना बढ़िया व्यक्ति है ना। सो ये क्वालिटी है एमिएबिलिटी का मतलब। प्री पोजेसिंग अपीयरेंस, पोजेस करना मतलब POSSESS का क्या मतलब होता है? हाँ, पोजेस मीन्स होता है समथिंग आपके पास होना, यू हैव समथिंग, ठीक है। सो यहाँ पर प्री पोजेसिंग अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब जो हम लोग अपीयर हो रहे हैं, जो दिख रहा है, तो ऑलरेडी ये, अब यहाँ पर क्या है कि जो जो उसके पास अपीयरेंस है उसके बारे में बात कर रहा है, बट ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? उसका अपीयरेंस कैसा है? कैसा अपीयरेंस है? डेफिनेटली ये गुड अपीयरेंस के बारे में बात कर रहा होगा। एक ऐसा अपीयरेंस जो सामने वाले को इंप्रेस करे। प्री पोजेसिंग अपीयरेंस का मतलब है अ इंप्रेसिंग अपीयरेंस, एक ऐसा अपीयरेंस जो सामने वाला देख करके इंप्रेस हो जाए। ये सारी क्वालिटीज हैं उसमें, है ना, लेकिन फिर भी वो कंपनी का हेड नहीं बन सकता, ठीक है। तो क्या उसमें कमी है? अभी तक उसके बारे में बात किया है क्या? क्या ये पैसेज आपको बताया है कि अल्फोंस में क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं जिसकी वजह से वो लीडर नहीं बन सकता? ठीक है। एंड देयर वॉज वन पर्सन हु डिड ऑब्जर्व हिम क्लोजली, और डेफिनेटली वो पर्सन कौन होगा? चार्ल्स होगा। चार्ल्स फॉलोड हिम स्टेप बाय स्टेप विथ हिज शार्प आईज। क्या मतलब है? उस शार्प आईज, चार्ल्स फॉलोड हिम स्टेप बाय स्टेप विथ हिज शार्प आईज, इसका क्या मतलब है? मतलब जिधर जिधर अल्फोंस चल रहा था उधर उधर ही चार्ल्स चल रहा था, उसके पीछे पीछे नहीं। इसका मतलब है कि चार्ल्स का हर स्टेप को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, सॉरी, अल्फोंस के हर स्टेप को चार्ल्स ऑब्जर्व कर रहा था, है ना। कई बार मम्मी जो करती है उस तरह का काम, है ना, कि तुम कुछ भी करो, हर चीज़ को नहीं, या फिर सिबलिंग है तुम्हारे, एक एक चीज़ ऑब्जर्व करते। तो कहने का मतलब कि अल्फोंस हर वो काम जो कर रहा था उसको चार्ल्स क्लोजली क्या कर रहा था? ऑब्जर्व कर रहा था, उसको पता होता था कि अल्फोंस क्या कर रहा है। एंड एवरी ब्लंडर, एवरी एक्स्ट्रावेजेंस, एवरी लॉस, हर तरह की जो लॉस है या बहुत ज़्यादा दिखावा, बहुत चीज़ें, जो कुछ भी अल्फोंस कर रहा था उसको चार्ल्स ऑब्जर्व कर रहा था। एंड ही न्यू ऑल टू अ नाइसटी एंड ही वॉन्डर्ड हाउ अल्फोंस कुड कीप गोइंग सो लॉन्ग। तो चार्ल्स जब अल्फोंस को देखता था तो वो उसको समझता था कि यार ये क्या ब्लंडर कर रहा है, क्या ये, है ना, दिखावा कर रहा है, फालतू के पैसे वेस्ट कर रहा है ना, क्या गलतियां कर रहा है। और जब भी वो अल्फोंस को देखता था चार्ल्स, तो चार्ल्स यही सोचता था कि किस तरीके से, आश्चर्यचकित होता था चार्ल्स कि कैसे अल्फोंस इतने दिन तक कंपनी का हेड है ना। कंपनी पार्टनरशिप है दोनों की, बट अल्फोंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है? कंपनी का हेड बनने की। अब आपको कहीं से क्लू मिला कि क्या उसके अंदर शॉर्ट कमिंग थी? एंड हाँ, और दिखावे में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता था, ठीक है। ये सारी उसकी क्या थी? शॉर्ट कमिंग्स थी, प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से अल्फोंस बेस्ट सुटेबल पर्सन नहीं था फॉर द हेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट बिजनेस।
तो जब हम किसी स्टोरी को पढ़ते हैं ना, तो आपको खुद उस स्टोरी को आप अपने आप को सुना रहे हो और आपको अपने आप से क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। अब आपने इस स्टोरी को जितने अच्छे से समझा, आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे इस स्टोरी में। अब आप जब इसके क्वेश्चन बनाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे।